उसमें गेट हो गया था इसका। बल आकर्षण का केंद्र है। यहाँ पर बल आकर्षण का केंद्र में बताया है। बल का उपयुक्त प्रदर्शन अपनों और बेगानों सभी को अपनी ओर आकर्षित करता है। सबल को सभी मुग्ध दृष्टि से देखते हैं। प्रेम और श्रद्धा का स्नोपहार उसके चरणों में समर्पित कर सभी अपनों को धन्य समझते हैं। पर वीर अपने प्रतिद्वंदी वीर से प्रशंसा बाकी को जनसाधारण के अतिशयोक्तिपूर्ण अनेक भाषणों में अधिक महत्व देते हैं। यानी कि यहाँ पर जब हमारा प्रतिद्वंदी वीर होता है सामने, जैसे मान लीजिए पहलवान देख लीजिए, एक सामने में पहलवान है और यहाँ पर पहलवान है, दोनों लड़ रहे हैं, तो दोनों वीर हैं अपनी अपनी जगह पर। लेकिन जब प्रतिद्वंदी वीर है, बलवान है, बलशाली है, साहसी है, तो ये जो दूसरा पहलवान है वो भी तो बलशाली है, तो यानी कि दोनों एक के बढ़कर एक है। तो यहाँ पर उसके एक ही बात है कि जो हमारी साहसपूर्ण बल है वो एक पुरुष तत्व में आता है और दूसरा आता है सिर्फ एक ताकत दिखाने वाला। तो इसका मतलब ये होता है कि आप जब लड़ाई करते हैं या युद्ध करते हैं या मल्ल युद्ध करते हैं तो उसमें ताकत का प्रयोग अपने बल के द्वारा भी किया जाता है, यानी कि अपनी बुद्धि के द्वारा भी किया जा सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि जब अपनी ताकत का प्रयोग करो तो अपनी बुद्धि का भी प्रयोग साथ में करो। इतिहास रत्न जयमल और वीर शिरोमणि फख्ता का हम कितना ही गुणगान करें पर उनका सच्चा सम्मान तो मुगल सम्राट अकबर ही कर सकता था। यानी कि जो जयमल और जो वीर शिरोमणि थे फख्ता, वो उनका हम कितना ही गुणगान करें, यानी कि उनके बारे में हम कहते हैं कि बहुत वीर थे, बहुत अच्छे थे, बहुत वीर योद्धा थे, ये सब बातें थी, लेकिन हम उनका सिर्फ क्या कर सकते हैं, सम्मान ही कर सकते हैं। लेकिन जो वीर अकबर जो थे, सम्राट अकबर थे, उनको वो जानते थे कि ये कैसे हैं, क्योंकि हमने तो देखा नहीं था, सिर्फ उनके बारे में जानते हैं। तो जब कोई देख लेता है तो वही उनकी प्रशंसा उनके बारे में बहुत अच्छे से बात कर सकता है। तो ऐसे जब हम कोई बलवान पुरुष को देख लेते हैं या अच्छे कोई ऐसे पहलवान को देख लेते हैं लड़ते हुए, हम कहते हैं ये फलाना पहलवान बहुत ज़्यादा बलशाली था, बहुत ज़्यादा ताकतवर था, इसने जीते इतने इतने मेडल जीते, इतना इतना ये कर लिया। तो ऐसे हम बहुत सारे ऐसे प्रकार बता सकते हैं क्योंकि हमने आंखों से देखा है उस चीज़ को। जब हम आंखों से उस चीज़ को देख लेते हैं, उस बल को देख लेते हैं, उस पुरुषार्थ को देख लेते हैं, तो हमारे ज़हन दिमाग में आ जाता है कि ये बहुत ज़्यादा इससे टक्कर लेने वाला कोई नहीं। झांसी की वीर महारानी लक्ष्मीबाई के सम्मान में हम कितने ही काव्यों का निर्माण क्यों न करें, उस देवी का वास्तविक सम्मान ब्रिटिश सेना के वीर राष्ट्र सेनापति हू रोज के वे शब्द हैं जो आज भी इतिहास के स्वर्ण पुस्तकों पृष्ठों में अपनी दिव्य प्रकाश माला के साथ जगमगा रहे हैं। यानी कि जब लड़ाई हुई थी, जब उसने कहा था झांसी की रानी ने मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, तो हू रोज जो थे वहाँ के सेनापति जो थे उन्होंने झांसी पर आक्रमण किया था। सब जानते हैं ना, अपने भी पढ़ा हुआ है कि जब उन्होंने झांसी पर आक्रमण किया था तो उनकी जो लड़ाई थी, उनकी जो वीरता थी, एक महिला होकर उनकी जो वीरता थी वो सेनापति रोज ने देखी थी और कहा था कि वाकई खूब लड़ी मर्दानी है तो झांसी वाली रानी। यानी कि उसने इतना अपना जो महिला होते हुए भी उसने नारी तत्व को अलग करके पुरुष तत्व को स्वीकार किया था। यानी कि बिल्कुल बहादुर आदमी की तरह, बहादुर सेनापति की तरह लड़ाई करी थी उसने। तो समझ लीजिए आपको, नारी होते हुए एक पुरुष की भांति वो अपने देश को, अपनी झांसी को बचाने में कामयाब हुई होगी। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये होता है कि जब आपके अंदर, चाहे वो नारी हो चाहे वो पुरुष हो, आपके अंदर जो बल आ जाता है, साहस आ जाता है, तो फिर वो ये नहीं देखते कि वो नारी है कि वो पुरुष है। इसलिए बल की कैटेगरी ताकत है, बल है, बुद्धि है, बल बहादुरी है। बल और बुद्धि का वही संबंध है जो देह और आँख का होता है। जैसे हमारी शरीर में आँख है, हमें मालूम है कि सब चीज़ें दिखाई देती। मान लीजिए आँख नहीं होगी तो हमें अपने शरीर का पता ही नहीं है कि हाथ क्या काम कर रहे हैं, पैर कहाँ जा रहे हैं, है ना, और मुँह हमारा क्या खा रहा है। तो ऐसा ही होता है जब हम अपनी जो शक्ति होती है, जो हमारी बल होती है, वो बिना बुद्धि के काम नहीं है। मतलब बिना बुद्धि के कोई भी फल नहीं है, यानी कि बुद्धिहीन है, वो तो ताकतहीन है। तो यहाँ पर भी हमें वही काम करना है जो हमारा शरीर हमारी आँखों के द्वारा करता है और हम उस चीज़ काम को सुचारू रूप से कर सकते हैं। ऐसी हमारी जो ताकत होती है वो भी बुद्धि के बिना कमजोर होती है। हमारी बुद्धि हो तो ताकत में हमारी चोटनी बढ़ जाती है। यानी कि बल, बुद्धि, बहादुरी दोनों होती है। बल और बुद्धि का वही संगम संबंध है जो देह और आँख का है।
बुद्धि कौशल के बिना बल का कुछ अर्थ नहीं और बल के अभाव में बुद्धि कौशल पंगु है। पंगु मीन्स लंगड़ी है, यानी कि जब हमारी बुद्धि जो चलती है आगे कुशल पूर्वक चलती है, तब हमें क्या चाहिए कि हमारे साथ बल को भी सार्थकता से आगे बढ़ाए। पंगु का मतलब होता है उस चीज़ को लड़खड़ाकर गिर जाना, यानी कि पैर को तोड़ देना। इसका ये होता है अर्थ है कि हमारे पास जब जितनी भी बल है, जितनी भी ताकत है, जितना भी साहस है, तो काय से? बुद्धि से। जब हमारे पास बुद्धि अच्छी होती है तो बल और ताकत दोनों हमारे सार्थक होते हैं, यानी कि दोनों हमारे साथ चलते हैं। राजपूत में बल था एवं ऐसा बल विश्व इतिहास के पृष्ठों में जिनकी कोई उपमा नहीं, पर पराजय के अतिरिक्त उन्हें क्या मिला? राजपूत जो थे, मेवाड़ा के जो राजपूत थे, शिवाजी भी थे उनमें राजपूत, जो मेवाड़े के जो राजपूत थे उनके साथ बल था, बहुत सारी विशाल सेना थी, सब कुछ थे, लेकिन फिर भी हार गए थे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बुद्धि उन्होंने काम नहीं करी, इस कारण वो हार गए। यदि बुद्धि से कोई योजना बनाते तो वो जीत जाते, तो ऐसे वो पराजित हुए, उन्हें पराजित मिली थी। वे जहाँ लड़े सिंह की भांति लड़े, शत्रु और मित्र सभी ने खुले दिल से उनकी शौर्य की प्रशंसा की, पर इससे क्या हो सकता था? कुछ नहीं हो सकता था। हम भी तो कहते हैं शेर बहुत अच्छे से लड़ा, बहुत अच्छे से लगा, एंड में उसने हिरण को खा लिया, ऐसा कह सकते हैं ना, तो शेर जीत हो गया। लेकिन जब हम ये कहें शेर बहुत अच्छे से लड़ा, बहुत अच्छे से लग रहा, लेकिन हिरण अपने आप को छुड़ा के भाग गया शेर से, तो क्या मतलब रहा? कोई मतलब नहीं रहा ना। कितनी देर तक तो शेर ने लड़ाई की, हिरण को दबोचना, सब करा, उसको खाने की कोशिश भी करी, लेकिन जैसे ही उसको मौका मिला हिरण को, वो शेर के पंजे से छूटकर भाग गया। तो यहाँ पर शेर कितना ही अपनी ताकत से लड़ता रहे, कितना कुछ लड़ता रहे, लेकिन जब तक उसकी बुद्धि काम नहीं करेगी, जब तक उसकी बुद्धि से बल का प्रयोग नहीं होगा, तब तक कुछ भी असंभव। कल्पना के मोदक में हमें काल के लिए आनंद के मधुर आवेश में भले ही बुला दे, पर हमारी शुद्धता को शांत नहीं कर सकती। शुद्धता मीन्स जो हमारी क्षमता होती है, लड़ाई की क्षमता, हमारी लड़ने का साहस जो होता है, हमारी कैपेसिटी जिसको अंदर बोलते हैं हम लोग, कि वो होती है, तो हमें क्या करते हैं, इससे बल मिलता है। जब हमारे अंदर साहस होता है तो हमें बल मिलता है, बल मिलता है तो हमें ताकत का एहसास होता है, तो हम उस चीज़ को कर सकते हैं, यानी कि असंभव चीज़ को भी संभव कर सकते हैं। यानी कि हम ये कहें कि हम पहाड़ पर चढ़ के उधर उतर सकते हैं। जब हमारा साहस, हमारा गला दूर हो जाएगा तो हम कैसे चलेंगे? हमारा साहस चाहे हो, हमारी साथ में कैपेसिटी इतनी हो, हमारे बल हो, हमारी बुद्धि हो, तब तो हम उस पहाड़ को लांघ लेंगे। लेकिन जब हमारे अंदर वो साहस ही नहीं है, वो बल ही नहीं है, वो हीन भावना है, तो हम उस चीज़ को नहीं कर पाएंगे। शाहजहाँ के उत्तराधिकारी दारा 8,000 हाथियों में से अधिक बलशाली का स्वामी था, पर उसका छोटा भाई औरंगजेब उससे आधी से भी कम, पर बुद्धि कौशल के प्रभाव में एक काल तो इतना दयनीय था कि पत्थर भी मसीह उठे, और दूसरा इसी के सारे साम्राज्य का आदेशर बना। जो शाहजहाँ का उत्तराधिकारी जो दारा था, वो 60,000 हाथियों का बल रखता था अपने बाजू में। 60,000 बहुत होते हैं, और उनका बल रखना अपनी बाजू में बहुत था, लेकिन क्या था, वो बुद्धिहीन था, वो नहीं जानता, वो तो सिर्फ अपने मद में था, क्या है मेरे पास तो इतनी सारी ताकत है, इतना सारा बल है मेरे पास, तो मैं तो सबको हरा दूंगा। लेकिन उसी का जो छोटा भाई औरंगजेब था, वो बुद्धि कौशल था, वो क्या था, ध्रुव था, बुद्धि कौशल था, और वो अपनी स्वेत बुद्धि से, अपनी स्वेत चतुराई से उस चीज़ को हासिल कर लेता था, उस चीज़ को वो सामने वाले को हरा देता था। लेकिन इसके पास इतना सारा बल भी था, इतने सारा वो 60,000 हाथियों का ताकत भी थी इसके पास, लेकिन फिर भी वो कमज़ोर था, क्योंकि उसके पास बुद्धि की कमी थी। बल के साथ बुद्धि का एकत्र सहयोग सौभाग्यश्री का पुनीत वरदान होता है। जिस मनुष्य जाति या राष्ट्र को महामाया का ये वरदान प्राप्त है, सफलता उसके सामने हाथ बांधे खड़े रहने पर अपने जीवन में चरितार्थ को मानती है, और विजय उसकी आँख में एक सूक्ष्म संगीत पर नाचने में अपने गौरव अनुभव करती है। बल के साथ बुद्धि जो होती है, एक एकत्र सहयोग सौभाग्य होता है। हमारे साथ बल भी है, बुद्धि भी है, दोनों होते हैं, तो बड़े सौभाग्य की बात होती है, कि बहुत अच्छी बात है, हमारे पास ताकत है, ताकत के साथ साथ बुद्धि भी है हमारे पास है, तो हम उसका प्रयोग बहुत अच्छे ढंग से कर सकते हैं। मनुष्य जाति या राष्ट्र को महामाया का ये वरदान प्राप्त होता है। यदि किसी को ये वरदान प्राप्त हो तो वो अपने राष्ट्र की सेवा बहुत खूबी से कर सकता है। हाथी बांध खड़े रहने पर जीवन में चरितार्थ मानती है, और विजय
पर नाचने में अपना गौरव करते हैं। यानी कि हमारा जो राष्ट्र है उसके लिए हम हमेशा नतमस्तक होते हैं, क्योंकि हमारे पास जब ताकत हो और साथ में बुद्धि भी जुड़ जाए उसमें तो सोने में सुहागा कहलाता है। तो यहाँ पर भी उन्होंने कहा कि श्री सौभाग्य उसी को प्राप्त होता है जिसके पास बल भी है और साथ में बुद्धि भी है। वो बुद्धिमान भी है, वो अपनी बुद्धि से बल का प्रयोग कहाँ कैसे किस समय करना चाहिए वो कर सकता है। लेकिन जिसके पास सिर्फ बल है और बुद्धि नहीं है तो वो हर कहीं अपने बल का प्रयोग करता है। ये संयोग सत्य आश्रित होने पर सौंदर्य एवं प्रेम के सम्मिलन सा मनोहर, प्रकृति एवं पुरुष के सम्मिलन सा पुण्य और काव्य एवं संगीत के सम्मिलन सा अजय होता है। बल की चरम सीमा कहाँ है? सहयोग ही है जो बल और बुद्धि दोनों होती है, सहयोग से ही प्राप्त होती है। और प्रेम के सम्मिलन से मनोहर, प्रकृति और पुरुष के सम्मिलन से पुण्य और काव्य के संगीत के सम्मिलन का अक्षय होता है। यानी कि हमारे पास जब बुद्धि होती है साथ में हम बहुत सारे अनूठे कार्य करते हैं। अनूठे मतलब जिसका कोई सीमा नहीं होती, वो सारे कार्य करते हैं और उन कार्यों के लिए हमें मनोहर, मन को हरने वाली चीज़ों का साथ देना चाहिए, साथ होता है। श्रेष्ठ है संगीत भी हमारे एक तरह के बल बुद्धि का ही प्रयोग में आता है कि हमारे पास यदि बल है तो हम उसको कैसे प्रयोग कर सकते हैं और बुद्धि है तो उसको कैसे हम चलायमान कर सकते हैं। बल की चरम सीमा कहाँ है? एक क्वेश्चन डाला था उन्होंने कि बल की चरम सीमा कहाँ है, बल की सीमा कहाँ तक होती है और कहाँ जाकर वो खत्म होती है। शत्रु दल गंजन में, केसरी के साथ खेलन में या फिर देश और देव धर्म के लिए हंसते हंसते अपने प्राणों का आहुति देने में हमारी बल कहाँ तक जाता है? शत्रुओं के दल में, शत्रुओं का जो समूह होता है उसको टूट पड़ने में, उनको मारने में, भगाने में। केसरी के साथ खेलने में, केसरी मतलब होता है हाथी या आप बहुत बड़ा वीर कभी कह सकते हैं, उसको वीर भी कह सकते हैं। धर्म और देश के लिए भी हंसते हंसते अपने प्राण दे सकते हैं। यानी कि आपके पास जब बल होता है, जैसे सैनिक होते हैं, सैनिक के पास बल होता है, बुद्धि भी होती है, तभी तो वह हमारे देश की रक्षा करते हैं और वहाँ पे सीमा पे खड़े तैनात रहते हैं। तो बल ही नहीं बल्कि चरम सीमा वीर और उन आवेश मुस्कान में है जो चारों ओर पराजय और पराभव के वातावरण में उपस्थित होने पर भी उसके अरुण अधर मंडल पर अपने पुण्य पुनीत प्रकाश माला के साथ थिरका करती है। बर्बरता के राष्ट्रीय राक्षसी तांडव के बीच चुनी जाने वाली दीवार में अखंड निगम गुरु गोविंद सिंह के आत्मज सरल शिष्यों के अधर मंडल पर विकसित होने वाली अविचलित स्मित रेखा पर कौन सा हृदय है जो नेपोलियन के गौरवाणी, राणा प्रताप और शिवाजी ही नहीं विश्व की समस्त वीरता का सार न्यौछावर करने में हिचकेगा। विश्व के इतिहास उपवन में वीरता बल्लरी के उदाहरण समूह में कमी नहीं है। एक के बाद एक सुरभि और एक के बाद एक सुंदर पवन में सर्वोत्कृष्ट एवं दिव्य का नाम से उद्घोषित सुमनों का विकास विजय वैभव की वरेक वैजंती की ऊंची फरहान के पार्षद देश में नहीं हुआ। पराजय का पुण्य परागमाला ही उनकी प्रसूति ग्रह है। बर्बरता की राक्षस तांडव यानी कि बर्बरता समझते हैं यहाँ पर खूब सारी लड़ाई झगड़ा, खूब सारी मारा काट होती है, वहाँ पर बर्बरता होती है, यानी कि सब एक दूसरे को मार रहे हैं। वो तांडव के बीच में चुनी वाली अखंड निगम गुरु गोविंद सिंह आत्मज शिशु के साथ अधर मंडल पर विकसित होने वाली स्मित से सागर, यानी कि जब गुरु गोविंद सिंह ने लड़ाई की युद्ध के मैदान में बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी हैं जो मार काट है, सब कुछ है, तो वहाँ पर भी उनका बल प्रयोग कैसे हुआ। उन्होंने खुद अपने शब्दों में कहा है कि शिशु की अधर मंडल पर विकसित होने वाली अविचलित स्मित रेखा, यानी कि ऐसा प्रतीत होता है कि छोटे छोटे से बच्चे हैं वो वहाँ पर खेल रहे हैं, वहाँ पर हैं और उनकी स्मृति पटल जो है यानी कि उनकी जो यादें हैं उसमें जो रेखाएँ बन रही हैं वो ऐसी हो रही हैं जैसे सहृदय यानी कि छोटा सा कोमल हृदय उसमें अंकित है। जो नेपोलियन और बेरी वादिनी राणा प्रताप और शिवाजी ही नहीं विश्व के समस्त वीरता का सार न्यौछावर करने में हिचकेगा। शिवाजी आपने पहले भी पढ़ा होगा, शिवाजी के बारे में शौर्य गाथा में हमने पढ़ाया हुआ था कि उनकी जो कटार थी, उनकी जो बर्छी थी वो बिल्कुल नागिन की तरह थी। और यहाँ पर भी उन्होंने बताया है कि यदि हमें बल का प्रयोग करना है तो बुद्धि का प्रयोग करना पड़ेगा, यदि नहीं तो हम काट रहे हैं, मार रहे हैं और बढ़ते चले जा रहे हैं। ऐसा नहीं है, कुछ अपने वाले भी वहाँ पर खड़े होते हैं, तो इसलिए हमें सिर्फ दुश्मनों को ही देखकर मारना है, अपने को नहीं। विश्व के इतिहास उपवन में वीरता बल्लरी के उदाहरण
सुमनों की कमी नहीं, एक से एक सुरभीत और एक से एक सुंदर, पर उनमें सर्वोत्कृष्ट एवं दिव्य के नाम पर उद्घोषित सुमनों का विकास विजय वैभव के वरण विजयंती की ऊंची फरमान के पार्श्व देश में नहीं हुआ है। पराजन की पुण्य परागमाला ही उनका प्रसूति ग्रह है। यहाँ पर विश्व के इतिहास भर में वीरता और बल्लरी के उदाहरण में सुमनों की कमी नहीं होती। यानी कि जितने फूल हमारे यहाँ देश में उपवनों में बने मिलते हैं, उतनी ही हमारी वीरता के यहाँ पर किस्से भी हैं। हम जानते हैं हमारे यहाँ जो महापुरुष वगैरह हुए, क्रांतिकारी हुए, उनकी वीरता के किस्से हम बहुत सुनते हैं। बहुत ज़्यादा हमें मालूम है कि वो कैसे वीर थे, कैसे हमारे देश को आज़ाद किया था। उसी तरह से जिस तरह से यहाँ पर एक उपवन में फूल खिलते हैं, उसी तरह से हमारे यहाँ के महापुरुष भी खेले हुए हैं। सुरभीत के एक ऐसी सुंदर और उत्कृष्ट दिव्य नाम से उद्घोषित सुमनों का विकास विजय वैभव श्री की बेजंती की माला के उर्फान में फरहान के साथ प्रदाशी देशों में नहीं, पराजय के पुण्य परागमाला में उनका प्रसूति ग्रह है। यानी कि परागमाला हम समझते हैं क्या होते हैं, पुण्यों के जो जीते हुए लोग होते हैं उनके बोलते हैं उनको परागमाला। पराग होता है जो कमल के या पुष्पों के अंदर ऊपर जो घोरा मनमनाता है, उसके ऊपर एक बहुत अच्छे से खुशबूदार एक पदार्थ होता है, उसको पराग कहा जाता है, जो मधुमक्खियाँ में इकट्ठी करती हैं। शहद नहीं होता, शहद अलग होता है, शहद होता है मक्खी वाला, और पराग होता है जिसको तितलियाँ ग्रहण करती हैं और जो घोरे इकट्ठे करते हैं, घोरे गुंजार करके उनके ऊपर मंडराते हैं और उनके खुशबू उनके रसपान करते हैं पराग का, वो पराग अलग होता है जो फूलों में एकत्रित होता है। तो उनकी जो माला है वो वीरों को पहनाई गई थी, वीरों को सुशोभित की गई हुई थी। वो प्रसूति गृह में यहाँ पर जन्मा हुआ है। प्रसूति गृह वहाँ पर होते हैं, बच्चों को जन्मा जाता है, यहाँ पर बच्चे जन्म लेते हैं, उसको प्रसूति गृह कहते हैं। ऐसी तरह से वहाँ पर वीर लोग भी परागमाला, इस तरह से भौरा फूलों पर मंडराता है, इसी तरह से वीर पुरुष भी अपनी वीरता दिखाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। पश्चिम शरीर बल का उपासक है और भारत आत्मबल का। पश्चिम शरीर बल का आपने देखेंगे जो विदेशी लोग होते हैं बड़े ताकतवर होते हैं। आप देखते हैं ना, जब अपन पहलवानी का वो देखते हैं और सामने लड़ाई झगड़े का वो देखते हैं, पूरा टीवी में कितना बताते हैं कि देखिए एक पहलवान इधर से आ रहा है अंग्रेज, दूसरा इधर से आ रहा है अंग्रेज, और युद्ध करने लगते हैं, लड़ने लगते हैं। तो कैसे मार मार के उठा के पड़े, जरा सी बुद्धि का बल का प्रयोग करेंगे तो क्या होगा? नहीं, इसलिए वहाँ पर बल का प्रयोग होता है पाश्चिमी देशों में, और हमारे यहाँ भारत में आत्मबल का होता है। आत्मबल यानी कि हमारे अंदर की इच्छा जागृत करके उसको इकट्ठा करके उसको किया जाता है ना, उस चीज़ को आत्मबल कहते हैं। जो हमारे आत्मा का बल होता है, हमारे शरीर का बल तो अलग होता है, जो हमारी भुजाओं में होता है कि उठाया चीज़, आत्मबल होता है क्या? योग का। तो इस तरह से हम उस चीज़ को अपने आत्मबल के समान या अपनी इच्छा के बल से काम कर सकते हैं। अपने अपने क्षेत्र में समय में दोनों ने बल को फले फूले और विकसित की चरम सीमा पर पहुँचे, यानी कि वो दोनों ही बल अपने अपने जगह पर फले फूले भी हैं, आत्मबल भी और शारीरिक बल भी। आत्मबल हमारी इच्छाओं को जागरूक करके उनके अंदर भर के और उस चीज़ को करना, यानी कि हमने बोल दिया उसको मंत्र तंत्रों या योग के द्वारा हमने उन चीज़ को कर लिया, और हमारे ताकत, हमारी हाथों की ताकत, हमारी भुजाओं का बल से हमने वो कार्य भी कर लिया। दोनों चीज़ें अपनी अपनी जगह पर बहुत ज़्यादा फली फूली हैं और उनका विकास भी बहुत चरम सीमा पर पहुँचा है। प्राचीनतम अतिथि के अनंतर भी बुद्ध के रूप में भारत में एक बार फिर अपने पक्ष में उज्ज्वलता घोषित की है, पर अभी विश्व की विशाल प्रांगण कर उसके पक्ष में सर्वोत्कृष्टता प्रमाणित होनी अवशिष्ट थी, और प्रकृति ने गाने की महासृष्टि की जो युद्ध की पाशविकता की अहिंसा के साथ सफलतापूर्वक जोड़ एक सांस्कृतिक अनुष्ठान का रूप दे सका, और यूँ भारतीय संस्कृति के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ने में सफल हुआ। यहाँ कितने अच्छे से जो गांधी जी जो थे उनके पास भी तो बल था, तो उनके पास कैसा बल था? बुद्धि वाला बल था, जो उन्होंने अपने पीछे इतने लोगों को इकट्ठा कर लिया, अपने समूह में इतने लोगों को इकट्ठा कर लिया। क्यों? क्योंकि उनके पास बुद्धि वाला बल था, यानी कि उन्होंने अपनी बुद्धि से, अपनी समर्था से, अपनी योजना से, अपनी बुद्धि के अनुसार, अपने विवेक से अपने भारत के लोगों को जोड़ दिया और अपने पीछे खड़ा कर लिया। देखिए कितनी बड़ी बात होती है जब एक आदमी अपनी बुद्धि से पूरे भारत के, विश्व के लोगों को इकट्ठा करके जोड़ के
तो एक समझ लीजिए वो कितना सार्थक पुरुष कहलाता है। यदि हम वही के वही युद्ध करके क्या अपने को जोड़ सकते हैं? नहीं, क्योंकि हमारे पास तो सिर्फ लड़ाई करी हमने उतनी उसमें मैदान में और बाहर निकल आए, फिर हमें क्या मतलब है कि किसी को जोड़ना या तोड़ना। तो ऐसे ही उन्होंने अहिंसा के साथ सफलतापूर्वक जोड़कर एक सांस्कृतिक अनुष्ठान का रूप दे सका और जिसको भारतीय संस्कृति के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ने को सफल हुआ। उन्होंने कितनी बड़ी बात करी थी कि आध्यात्मिकता के बल पर उस चीज़ को जोड़ दिया, सांस्कृतिक का अनुष्ठान भी हो गया, यानी कि हमारी संस्कृति को भी उन्होंने बचा लिया, जो मार काट से हो रही थी उसको भी उन्होंने बचा के एकता में जोड़कर उन्होंने एक नए विषय का, एक नए अध्याय का, एक इतिहास का सफल प्रयोग किया है। ये तो आपकी थी बल और बहादुरी की कहानी की निबंध के, जिसका अनुच्छेदन भी मैंने आप किया था। अब आता है जो थे लघु उत्तरीय प्रश्न, जो आपको अभी बता रहे हैं, आपको लघु उत्तरीय प्रश्न करना है। जैसे बल और साहठगा में क्या अंतर है? आंसर इसका है बल में पुरुष होने के भाव होते हैं, जबकि साहठगा में देव तत्व होने के भाव होते हैं। बल हमारे पुरुष तत्व होते हैं और जबकि हमारे अंदर देव तत्व के भाव भी मौजूद होते हैं। क्वेश्चन है लघु का, मानवता के विकास में पुण्य भूमि किसे कहते हैं? अभय और शांति के सुंदर मिलन को मानवता के विकास की पुण्य भूमि कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 3, बल का प्रयोग विवेक के साथ क्यों करना चाहिए? आंसर इसका बल का प्रयोग विवेक के साथ करने से व्यक्ति स्वर्ग की सीमा तक पहुंच जाता है, यानी कि अच्छे काम करोगे तो अच्छा ही फल मिलेगा। लेखक ने बल के किन 2 रूपों का वर्णन किया है? लेखक ने बल के 2 रूपों का वर्णन किया है, एक दुरुपयोग और एक सदुपयोग रूप का वर्णन किया है। आप अच्छा भी कार्य कर सकते हो, बुरा भी कार्य कर सकते हो। सम्राट अकबर के किन वीरों का सम्मान किया गया था? सम्राट अकबर ने जयमल और फतेह नामक वीरों का सम्मान किया था। हमने पढ़ा हुआ था ना उसमें कि तो जयमल और फतेह नाम के 2 वीर थे जिनका सम्मान अकबर ने किया था। क्वेश्चन नंबर 6, अंग्रेज सेनापति द्वारा झांसी की रानी की वीरता पर प्रसन्नता के लेखक ने क्यों महत्वपूर्ण माना है? आंसर इसका लेखक अंग्रेज सेनापति हुरोज द्वारा झांसी की रानी की वीरता की प्रशंसा को इसलिए महत्वपूर्ण माना है क्योंकि एक प्रतिद्वंदी वीर ने उसकी वीरता की प्रशंसा की थी, यानी कि वो उसका प्रतिद्वंदी था, साथ में उस पर लड़ रहा था, लेकिन उसकी वीरता देखकर वो मुग्ध हो गया था और उसकी प्रशंसा करे बिना वो नहा नहीं गया। अब आता है दीर्घ उत्तरीय, अभी तो ये लघु उत्तरीय थे, अब दीर्घ उत्तरीय है। सबल के बल का सदुपयोग ही सफलता की कुंजी है, इस कथन को कीजिए। इसका आंसर है शक्तिशाली व्यक्ति यदि बल का सदुपयोग करे तो सफलता उसके कदम चूमती है और जीवन में प्रत्येक क्षेत्र में उसको विजयश्री मिलती है। राम और कृष्ण इसके 2 उदाहरण हैं, जिसे हमने पढ़ा था कि राम और रावण वाला उदाहरण और कृष्ण और कंस वाला है। जो अच्छा काम करता है उसके साथ पुरुष तत्व रहते हैं, देव तत्व रहते हैं। जो काम को करता है, जो बेकार काम करता है, यानी कि काम का को और समय का दुरुपयोग करता है, दुरुपयोग करता है, यानी कि काम को नहीं करता है, काम बुरा करता है या लड़ाई झगड़े वाला काम करता है, तो उसको रावण और कंस की उपाधि मिलती है। लेकिन उनको उनके बल के अनुसार उनकी जयंती बनाई जाती है और उनको उस समय घृणा का पात्र को कहा जाता है कि देखो कैसे थे ये लोग। एक तो रावण ने सीता को हर लिया और दूसरा कृष्ण ने कंस ने पूरी गोकुल नगरी के बच्चों को मार दिया। क्वेश्चन है सात्विक सहयोग को राष्ट्र के निर्माण में मूलशिला क्यों कहा गया है? सात्विक सहयोग को राष्ट्र के निर्माण को मूलशिला कहा गया है क्योंकि उसमें बल और प्रेम का सहयोग होता है। सात्विक सहयोग में अभिनय और कर्मण्यता, त्याग और ईमानदारी अधिक मानवीय गुण सम्मिलित होते हैं, इसलिए उनको सात्विक सहयोग को कहा गया है। बल और बुद्धि के पारंपरिक संबंध उदाहरण से समझाइए। बल और बुद्धि में प्राचीन संबंध है क्योंकि बुद्धि के बिना बल व्यर्थ है और बल के अभाव में बुद्धि अपंग के समान है। यदि बल होती है तो बुद्धि इसका साथ देती है और यदि बुद्धि है तो बल इसका साथ देता है। यदि बुद्धि से बल हो तो आगे आदमी बढ़ सकता है। उदाहरण के तौर पर राजपूतों के बल या लेकिन बुद्धि का अभाव था। बल तो था लेकिन बुद्धि का अभाव था राजपूतों में, इसलिए वो युद्ध भूमि में जीत तो जाते थे, जीतते हुए भी हार जाते थे। यानी कि वो बहुत घमासान युद्ध करते थे, सबके साथ बहुत अच्छे से लड़ते थे और अंत तक लड़ते थे, लेकिन वो पराजय का मुंह देख लेते थे। लेखक के बल की चरम सीमा कहाँ तक बताई गई है? लेखक ने बल की चरम सीमा शत्रुओं के समूह गर्जन में, केसर के साथ खेलने में या फिर देश के धर्म के लिए हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति देने में बताई गई है, क्योंकि
सैनिक जो होते हैं या बल वाले जो लोग होते हैं, जो ताकत होते हैं, साहसी होते हैं, वो अपने राष्ट्र और अपने देश के लिए अपने प्राण हंसते हंसते न्यौछावर कर देते हैं। शरीर बल और आत्मबल के लेखक में किसे श्रेष्ठ माना है? आज विश्व कल्याण के लिए दोनों में से कौन सा अधिक उपयोगी है? यानी कि जो हमने बात कही, लेखक ने शरीर बल और आत्मबल दोनों में आत्मबल को श्रेष्ठ माना है। जब हमारे शरीर के अंदर की जो आत्मा होती है उसका बल सर्वश्रेष्ठ होता है। यानी कि जब हम योगा से या समाधि के द्वारा जो हम आत्मबल की इच्छा को प्रकट करते हैं, वो हमारा सर्वश्रेष्ठ आत्मबल होता है। और जो हमारे बल भुजाओं का बल होता है, वो हमारा क्या होता है? ऐसा ही बल होता है जो हम सिर्फ काम कर सकते हैं, उसमें उसके साथ बल बुद्धि का प्रयोग नहीं कर सकते। अब आता है कि आपका भाव विस्तार जो पल्लव है, जो भाव विस्तार में गया हुआ है। अभी तक तो आपने लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय दोनों क्वेश्चन आंसर सुने। अब आप देखिए भाव पल्लव में विस्तार में क्या होता है कि पुरुष तत्व अभय की जनक है और देवता शांति का। यदि हमने कहा है कि पुरुष तत्व अभय का जनक है, जब हमने सबसे पहले बताया था आपको कि हमारे अंदर जो पुरुष तत्व होता है, जो अभय होता है, जिसका पिता जनक कहलाता है, और हम जो निडर होते हैं उस समय हमारे पिता कहलाता है। हमारे अंदर की बात है, ये हम फैमिली के बारे में नहीं बता रहे हैं, अंदर की बात का बोल रहे हैं। तो पुरुष तत्व वीरता के पराक्रम का भाव मनुष्य में निर्भरता का भाव उत्पन्न करता है, जबकि पुरुष तत्व निर्भय का जनक है। यानी कि निर्भरता हमारे अंदर है तो हमारे समय को हमारे सामने हमारा जनक मौजूद है। इस प्रकार जब व्यक्ति में कल्याण चाहने वाले देवता होने का भाव उत्पन्न होता है तो उसमें शांति उत्पन्न होती है। इस तरह देवतत्व शांति का जनक होता है तथा अभय और शांति दोनों मिल जाता है तो मानवता का विकास और पुण्य भूमि ऑटोमेटिक उत्पन्न हो जाती है। यानी कि अच्छे कर्म साथ में जुड़ जाते हैं। निर्भयता और शांति की स्थिति में ही मानवता का विकास होता है। निर्भय और शांति दोनों ही हमारे अंदर मौजूद होती है। यदि हमारे साथ दोनों चलती हैं तो हमें मानवता का विकास अच्छे से हो जाता है, यानी कि हमें देश का कल्याण भी होता है। बल अंधा है, उसकी गति प्रथम प्रदर्शक के अधीन है। निश्चय ही बल अंधा होता है। सब जानते हैं कि यदि पहलवान को खड़ा कर दो, लड़ाई करो तो सिर्फ अपने जीतने पर केंद्रित रहेगा, लेकिन उसको ये समझ में नहीं आएगा कि हम बुद्धि से उसके पैर को टंगरी लगाकर नीचे गिरा दे, नहीं। तब उस क्या होता है कि बल अंधा होता है, कहा जाता है। उससे अच्छा और बुरा सोचने और अनुचित उचित सोचने का विचार की शक्ति हमारे अंदर नहीं रहती। इस कारण बल को अंधा कहा है कि बल के वशीभूत होकर ही व्यक्ति उसका दुरुपयोग कर अन्याय और अत्याचार करता है। बल को सही दिशा देने वाले कार्य मार्ग दिखाने वालों को होता है। वे बल का सदुपयोग अच्छे कार्यों में अच्छे मार्गों पर कर सकता है। बल का सदुपयोग सफलता की और दुरुपयोग उसकी असफलता की ओर इशारा करते हैं। यदि हमारे पास बल है और हम अच्छे से सदुपयोग का काम करते हैं तो हमारे बल सार्थक होता है, और जब हम उसका दुरुपयोग करते हैं तो असार्थक हो जाता है, यानी कि निरर्थक होता है, कोई काम का। ये तो आपकी थी लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय और भाव विस्तार जो आपको समझाए हैं। इसमें अब प्रत्यय होते हैं, तो हम आपको बताएं प्रत्यय कैसे होते हैं कि शब्दों को अलग करना होता है। यानी कि कुछ शब्द होते हैं जो प्रत्यय को अलग किया जाता है। ये शब्द प्रत्यय में पुरुष तत्व, अब इसको यहाँ पर हमें सिर्फ तय अलग करना है, यानी कि ये प्रत्यय, इस चीज को प्रत्यय में तय अलग करना है। तो ये हो गया पुरुष अलग हो गया और तय अलग हो गया, यानी कि तत्व अलग कर दिया हमने। अब आता है मानवता। अब यहाँ पर हमने ता को अलग कर दिया। मानव शब्द तो पूरा मानव है ना, तो यहाँ पर हमने प्रत्यय में ता कर दिया, तो ये ता हो गया। इसी तरह से हमारे जो आखिरी वाले शब्द होते हैं वो प्रत्यय कहलाते हैं, जो पहले वाले शब्द होते हैं वो उपसर्ग कहलाते हैं। तो आखिरी वाले शब्द को हमें प्रत्यय के तौर पर अलग करना है, तो तय अलग कर दिया, मानवता का ता अलग कर दिया। इसी तरह से वीरता, वीर अलग कर दिया और ता अलग कर दिया। तो वीरता यानी कि ता को हमने प्रत्यय में कर दिया और वीर तो है ही। कर्मण्यता, कर्मण्यता का कर्मण्य अलग कर दिया और ता अलग कर दिया, यानी कि कर्मण्यता ता शब्द को अलग कर दिया। जो लास्ट वाले शब्द होते हैं वो प्रत्यय में आते हैं। ये ऐसे दूध वाला, दूध को अलग करा और वाले को अलग करा। दूध तो सिर्फ दूध हो जाएगा और वाला अलग हो जाएगा, यानी कि दूध वाला दूध को जो लेकर आया है वो जो दूध को बेचता है, तो दूध को अलग करा और वाले को अलग कर दिया, तो वाला प्रत्यय में चला गया। चरित्रार्थ यानी कि चरित्र को अलग कर दिया और
ता को अलग करते हैं। इस प्रकार से प्रत्यय को अलग कर देते हैं, मतलब जो आगे वाले शब्द होते हैं उनको हम नहीं हटाते, उनको अलग से लिख लेते हैं और पीछे वाले शब्द को हटाकर उनको प्रत्यय में जोड़ देते हैं। ये तो थे आपके प्रत्यय वाले शब्द। अब आते हैं समास विग्रह और समास के नियम। समास विग्रह में आता है, जैसे समास में आया है कि समास में आता है, यहाँ पे लिखा है समास, यहाँ पे समास विग्रह और समास का नाम। अब हमने यहाँ पर तीनों लिखा। समास क्या है यहाँ पर? इतिहास, उपबल। तो यहाँ पर हमने लिखा इतिहास देश उपबल। अब इसका विग्रह करना है। इसका विग्रह कैसे करेंगे? समास रूपी उपबल। इतिहास तो है यहाँ पर, तो इतिहास रूपी उपबल। यहाँ पर लिखो इतिहास, इतिहास रूपी, यहाँ पे रूपी लिख दिया, और उपबल। ये इसका यहाँ पे कोई विदेश है इसलिए हमने इसका रूपी कर दिया। और ये कौन सा हो गया? ये कर्मधारय समास, कर्मधारय समास। अब ये कौन सा हो गया कि इतिहास उपबल, इतिहास रूपी उपबल, समास विग्रह हुआ, समास का नाम हुआ कर्मधारय समास। ये बहुत इजी होता है। जब यहाँ पर देश आते हैं तो हमें यहाँ पर का, की, को, रूप और इन चीजों का इस्तेमाल ऑटोमेटिक हो जाता है। अब दूसरा आता है वीर बल्लरी, यानी कि वीरता बल्लरी। सेकंड वाला वीरता, इसमें फिर यहाँ पे बल्लरी। वीरता की बल्लरी, यहाँ पर लिखो आप वीरता की बल्लरी। ये कौन सा हो गया? तत्पुरुष समास हो गया। तत्पुरुष समास हमारे वो चीजें होती हैं जो वीरता, बल, काम, ऐसी चीजों को उजागर करती हैं, तो वो सारे तत्पुरुष समास में आते हैं। कर्मधारय समास हमारे वो होते हैं जो कर्मों पर डिपेंड करते हैं। हमने पहले भी आपको कई बार पढ़ाया ही है, 12th में भी, कि जब आप कर्मधारय समास पढ़ते हैं तो हमें वो जो कर्म होते हैं, जो हमारे इतिहास, जैसे इतिहास के हमारी लड़ाई है, झगड़े हैं, युद्ध हैं, जो चीज़ें बीती हैं, वो सारी चीज़ें हमारी कर्मधारय समास में आती हैं। कर्मधारय समास जैसे बादल का आना, मेघ का पानी आना, यानी कि मेघ चारों तरफ से काली हो जाना, सब कर्मधारय समास में होते हैं। यानी कि वो काम कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, जो हो रहा है या हो चुका है या होने वाला है, वो सारे कर्मधारय समास में आते हैं। बहुत इजी से बता रही हूँ आपको। और तत्पुरुष समास में जो ताकतवर होते हैं, जो काम करना है, जिनको काम कर सकते हैं, यानी कोई बल के रूप में या किसी चीज़ में, तो हम उसको तत्पुरुष समास में डाल देते हैं। उन विग्रहों को तत्पुरुष समास में डालते हैं। इसी तरह से परागमाला आती है। परागमाला में भी देखिए वहाँ पर भी मेहनत कर रहा है ना, एक घोड़ा मेहनत कर रहा है, तितली उड़ के इस पराग को बार बार निकाल रही है और खा रही है, तो ये मेहनत करने वाले। ये सारी चीजें आप इसमें क्या आती हैं? ये तत्पुरुष समास में आती हैं सारी। तो यहाँ पर परागमाला, पराग की माला, पराग की माला, मेहनत करी हुई है, इसलिए यहाँ पर तत्पुरुष समास। वेदहरण लिख लीजिए, तत्पुरुष समास ही होगा। कोई भी आप काम करें, आपको इसलिए इजी बता रही हूँ ये कि आप कहीं कंफ्यूज ना हो कि परागमाला, तत्पुरुष समास, ये चीजें रटना है। जिसमें भी थोड़ा सा भी बल का प्रयोग होता है, जिसमें भी मेहनत काम करने के लिए अंदेशा दिखता है, आशंका लगती है, तत्पुरुष समास में उस चीज को आप कर दीजिए। कर्मधारय में जो काम हो रहा है, करना है, करने की तलाश में या करेंगे, वो सारे कर्मधारय में आते हैं। इसी तरह से
बहुब्रीहि समाज में जितने भी भगवान के होते हैं वो आते हैं, जितने भी संख्या वाले होते हैं, 2 मंजिला, 1 मंजिला या चौराहा या पंचमंजिला या पंचवाटिका, ये सारी चीज़ें हमारी द्विगु समाज में आती हैं। हम इसलिए आपको बता रहे हैं ये चीज़ें क्योंकि जब हम व्याकरण पढ़ते हैं तो हमें ये चीज़ें आनी चाहिए। हिंदी में यदि हमें ये चीज़ें बहुत सरल हो जाती हैं तो हमें व्याकरण ऑटोमेटिक आ जाती है, या फिर हम व्याकरण अच्छे से समझ लें तो हिंदी हमारी ईजी हो जाती है। तो ऐसे ही हमारी द्विगु समाज कहलाते हैं, गिनती वाले। अब आते हैं हमारे द्वंद्व समाज। द्वंद्व समाज में हमारे दोनों चीज़ें बराबर होती हैं, जैसे माता पिता, तो हमें माता और पिता विग्रह करने में भी आसानी होती है, कुर्सी टेबल, पेन पेंसिल, किताब कॉपी। तो यानी कि ये चीज़ें जो बराबर होती हैं, इक्वल होती हैं, वो हमारी द्वंद्व में आती है, यानी कि बराबर चीज़ द्वंद्व समाज में। अभी तो ये थे आपकी क्या समाज विग्रह और समास के नाम। अब आते हैं आपको निर्देश योजना रूपांतरित कीजना है वाक्यों को। जैसे उन्होंने मिश्रित वाक्य में बताया है कि मोहन पुस्तक खरीद कर पढ़ता है, जिसका मिश्रित वाक्य को आपको क्या करना पड़ेगा, मोहन ने कहा कि वह पुस्तक खरीद कर पढ़ता है, यानी कि मिश्रित वाक्य करना है। हमारे मिश्रित वाक्य में चलिए आपको एक चीज़ और बताती हूँ। मिश्रित वाक्य, संयुक्त वाक्य और सरल वाक्य होते हैं। 3 वाक्य होते हैं हमारे, जो निर्देश के अनुसार हमको इन वाक्यों को प्रयोग करना पड़ता है। तो जैसे आपको लिखा कि मिश्रित वाक्य है, तो मिश्रित वाक्य में हमारे 2 चीज़ें बनती हैं। जैसे अभी हमने लिखा कि मोहन पुस्तक खरीद कर पढ़ता है, तो ये मिश्रित वाक्य में हमें इसको कन्वर्ट करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, मोहन ने कहा कि वे पुस्तक खरीद कर पढ़ता है। क्या हुआ, सेंटेंस डबल बना ना, 2 बना, यानी कि मोहन ने कहा, एक बना, दूसरा खरीद कर पुस्तक पढ़ता है तो दूसरा बन गया। तो मिश्रित वाक्य में हमेशा 2 वाक्य जुड़ के बनते हैं, ठीक है। इसी तरह से संयुक्त वाक्य में भी 3 जुड़कर वाक्य बनते हैं। सरल में एक ही होता है कि मैं जाऊँगा, मैं आ रहा हूँ, मैं दिल्ली आ रहा हूँ, यानी कि उसमें आपको बिल्कुल सरल वाक्य में आपको लिखना है। तो ऐसे ही आपको सरल वाक्य में लिखना पड़ेगा, बहुत समय बहुत खराब है इसलिए देखभाल कर चलना चाहिए। इसका आंसर कैसे लिखोगे आप सरल वाक्य में, देखभाल कर चलो समय बहुत खराब है, देखभाल कर चलो समय बहुत खराब है, यानी कि गिरना पड़ना नहीं है, अच्छे से जाओ। तो ये हो गया आपका सरल वाक्य में लिखना है। अब आता है संयुक्त वाक्य, और बता देती हूँ आपको कैसे लिखना है। जैसे लिखा है कि राम पुस्तकें पढ़ता है जिससे उसे ज्ञान प्राप्त होता है। संयुक्त वाक्य में राम पुस्तकें पढ़ता है जिससे उसे ज्ञान प्राप्त होता है, इसको संयुक्त वाक्य में आपको लिखना है। तो क्या लिखोगे आप, राम पुस्तकें पढ़ता है और उसे ज्ञान प्राप्त होता है, बिल्कुल अलग हो गया। तो राम पुस्तकें पढ़ता है और उसे ज्ञान प्राप्त हो गया, यानी कि हमने क्या बना दिया, 2 जोड़कर बन गए, यानी कि राम पुस्तक भी पढ़ रहा है और उसको ज्ञान भी प्राप्त हो रहा है। ये तो आपके संयुक्त, सरल और मिश्रित वाक्य थे जिनको आपको रूपांतरित करना है। और अब आपको ये सारी चीज़ें आपको नोटबुक में लिखनी है। और ये तो आपका था क्या, कहानी बल बहादुरी की, और जिसमें क्वेश्चन आंसर, भाव विस्तार, आपके समाज विग्रह करना और इसका संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य, रूपांतरण